डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे हमारा ये जो घुटना है ना, हाँ। बहुत दर्द कर रहा है, एकदम समझिए ऐसा हालत है, न बैठ पाते हैं न सीधा चल पाते हैं और बड़ी समस्या है। आप समझिए कि बाथरूम में बैठने पर बहुत पिराता है, बहुत दर्द करता है। जमीन पर बैठ जाए बाथरूम में बहुत दर्द करता है। तो जरा इसका कुछ इलाज है कि नहीं सर, बताइए जरा। जरूर कुछ इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जरूर सर जरूर। तो मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक द्विवेदी। आज टॉक विद विवेक का 20th एपिसोड हम डॉक्टर विद्यानंद राउत सर जो नी और हिप रिप्लेसमेंट सर्जन है उनके साथ डिस्कस करेंगे। ये एक एक्टिंग थी, मेरा घुटना एकदम ठीक है, सर से डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक द्विवेदी। आज टॉक विद विवेक इस शो का ये 20th एपिसोड है। आज हमारे साथ सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर विद्यानंद राउत आज हमारे साथ रूबरू हैं। सर हम आपका स्वागत करते हैं अपने इस टॉक शो में। थैंक यू। और डॉक्टर साहब का हम इंट्रोडक्शन देते हैं यहाँ पे आज अपने इस टॉक शो में। और सर हम आपके शुक्रगुजार हैं आज हमारे आप शो में आए और आप हमारे दर्शकों को जानकारी देंगे। आज का टॉपिक है वो है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। घुटने का प्रत्यारोपण जो करते हैं उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन शुरू से लेकर लास्ट तक जो जो डिस्कस कर सकते हैं, जो जो आपके दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे प्रश्न उसका उत्तर आज हम डॉक्टर साहब से लेंगे। तो एक बार फिर से डॉक्टर साहब का हम स्वागत करते हुए डॉक्टर साहब का इंट्रोडक्शन देते हैं डॉक्टर विद्यानंद राउत सर का। डॉक्टर विद्यानंद राउत सर MBBS MS DNB इन्होंने KEM हॉस्पिटल मुंबई से किया हुआ है 25 साल पहले, और पिछले 25 सालों से ये अनवरत मुंबई और इसके सबब्स में अपनी सेवाएं दे रहे हैं एज ए नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन के तौर पर। उसके अलावा उन्होंने कई सारी फेलोशिप ट्रेनिंग लिया हुआ है। फेलोशिप ये होती है जैसे आप अपनी डिग्री ले लेते हैं, उसके बाद आप डिफरेंट जगहों पर जाके जो टॉप क्लास सेंटर्स हैं वहां पर जाके अपनी डिग्री और अपना नॉलेज को अपडेट करते हैं और स्पेशल नॉलेज लेते हैं, किसी एक क्षेत्र में लेना है। तो मैं कुछ एक जिक्र करना चाहूंगा। जैसे इन्होंने फोर्टिस हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से किया है फेलोशिप, और इन्होंने ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, गोल्ड कोस्ट सिटी ऑस्ट्रेलिया और बलार्ट ऑस्ट्रेलिया, वहां से इन्होंने नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी का इन्होंने वहां से भी फेलोशिप किया हुआ है। और न्यूयॉर्क में डॉक्टर रानावत, जिनको सभी लोग जानते हैं, जिन्होंने अपने माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का उन्होंने नी रिप्लेसमेंट सर्जरी किया था, उनके साथ भी इन्होंने जाके फेलोशिप किया हुआ है। और इन्होंने बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल जो जर्नल्स होते हैं, जो भी कॉन्फ्रेंसेस होती है उसमें इन्होंने पेपर्स पब्लिश किए हुए हैं। तो सर आपका एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। और आज के टॉपिक है सर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। इसके बारे में बातचीत शुरू करें सर। सबसे पहले सर आप एक बार हमारे दर्शकों को एक बार हेलो बोल दीजिए, उसके बाद शुरू करते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले मैं डॉक्टर विवेक द्विवेदी सर का और आप सभी दर्शकगण का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मुझे यहाँ आने का और आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। थैंक यू सर। स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जैसा है कि घुटने में आर्थराइटिस। अब देखिए आर्थराइटिस कई प्रकार की होती है, लेकिन जो आज हम बात कर रहे हैं आर्थराइटिस का, उसका मतलब होता है वेयर एंड टेयर। जो घुटना घिस जाता है और नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट यहाँ का होता है, वो सब उसके बारे में, तो नी रिप्लेसमेंट के बारे में आज हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तो साहब सबसे पहले नी रिप्लेसमेंट पे जाएं, उसके पहले ये बताइए कि जो घुटने का आर्थराइटिस होता है, आर्थराइटिस ये होता क्या है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। सर, जैसे कि आपने कहा अभी, आर्थराइटिस कई प्रकार के होते हैं। हम जिस आर्थराइटिस की प्राइमरीली आज बात कर रहे हैं उसे कहते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस, यानी उम्र के साथ साथ जो हड्डी में वेयर एंड टेयर होती है और हड्डी घिसते चली जाती है, खराब हो जाती है। जैसे कि कोई गाड़ी का टायर पुराना होता है, उसी तरह से मैं इस मॉडल में आपको समझाना चाहता हूँ। ये घुटने का मॉडल है। ये फीमर यानी अपने थाई की हड्डी है और ये टिबिया यानी अपने पैर की हड्डी है। इन दोनों के बीच में ये जॉइंट है। तो जैसे जैसे इंसान घुटना बेंड करता है, सीधा करता है, चलता है, सालों बीत जाते हैं, तो ये जो सरफेस होता है वो डैमेज हो जाता है। और ये लगभग 40-45 एज में शुरू होता है और ये आगे निरंतर ये चलता रहता है। ऑन एन एवरेज 55 या 60 साल की उम्र में पेशेंट को
काफी तकलीफ होने लगती है। सबको होती है ऐसा नहीं, लेकिन कई लोगों को होती है। और उस वक्त पेशेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास आता है कि इसका इलाज करें, और इसके इलाज के कई सारे विकल्प हैं। सो प्राइमरीली पेशेंट जब फर्स्ट टाइम किसी डॉक्टर के पास आता है, हम उसे फिजियोथेरेपी, वेट रिडक्शन और थोड़ी बहुत पेन किलर दवाओं से ठीक करने की कोशिश करते हैं। कई सारे पेशेंट इन्हीं मेथड से ठीक हो जाते हैं, उनको आराम मिल जाता है। यस सो सर, जैसे किसी को आर्थराइटिस हो गया तो आर्थराइटिस की कुछ ग्रेड भी होती होगी कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, इस टाइप का, दोनों में सब कैसे डिफरेंशिएट करते हैं आप लोग? हाँ, टेक्निकल ग्रेड्स होती हैं, जैसे कि एक्सरे पे उसका ग्रेडिंग होता है 1 2 3 4। सारे टेक्निकल बातों में जाने की जरूरत नहीं है, वो मेडिकल ग्रेडिंग है जी। लेकिन ले पर्सन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस तरह से हम उसका ग्रेडिंग कर सकते हैं कि पेन है, पेन मेडिकल मैनेजमेंट से कंट्रोल में आ गया है, पेन किलर से थोड़ा सा दवाई लेके, रेस्ट लेके, फिजियोथेरेपी करके, इसे हम माइल्ड ग्रेड का ऑस्टियोआर्थराइटिस कहें या अर्ली स्टेज ऑस्टियोआर्थराइटिस कहेंगे। जब इस स्थिति से बात आगे निकल जाती है तब वो मॉडरेट या सीवियर आर्थराइटिस कहलाता है, जब हमें कभी कभी सर्जरी की यानी टोटल नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। यस तो सर, इसके विकल्प क्या क्या हैं? किसी को आर्थराइटिस है तो नी रिप्लेसमेंट तो लास्ट विकल्प है, उसके पहले के क्या क्या विकल्प हैं, जरा उसके बारे में कुछ शब्द बोलिए। ओके, टिपिकली सारे पेशेंट्स को फिजियोथेरेपी की जरूरत होती ही है, चाहे जिनको सर्जरी लगने वाली है, नी रिप्लेसमेंट के बाद भी फिजियोथेरेपी करनी ही पड़ती है। और इससे काफी हद तक इससे नी पेन में रिलीफ मिलता है। और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यानी 1 महीना या 1.5 महीने तक हम पेन किलर दवा दे सकते हैं कि जिससे पेशेंट का पेन कम हो जाए। इसके अलावा हम पेशेंट को ये सलाह देते हैं कि जहां तक हो सके अपना वजन कम करें, क्योंकि वजन का डायरेक्टली प्रभाव होता है घुटने के पेन पर। यस सर, बहुत सारे, मैं आज आपसे जो क्वेश्चन कर रहा हूँ एक नॉट एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन मैं पूछ रहा हूँ, मैं एक सामान्य पेशेंट हूँ, सामान्य नागरिक हूँ। पेपर में एडवर्टाइजमेंट आता रहता है, टीवी में दिखाता रहता है घुटना प्रत्यारोपण से बचें, घुटना प्रत्यारोपण करने की जरूरत नहीं है, ये इंजेक्शन ले लीजिए इससे ये अच्छा हो जाएगा। ये आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया में और मेन स्ट्रीम इसमें मीडिया में आता रहता है कि ये कुछ इंजेक्शंस आते हैं जो अलग अलग टाइप। तो जरा इंजेक्शन के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान, बिफोर वी गो फॉर नी रिप्लेसमेंट, ये जरा इसके बारे में बताइए। सर, आपने बात एकदम बिल्कुल दुरुस्त बात कही है। तो इसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूंगा कि देयर इज नो मैजिक क्योर फॉर आर्थराइटिस, यानी कि कोई जादुई दवा या जादुई तरीका नहीं है कि जिससे आर्थराइटिस को पूरी तरह से नामशेष किया जाए अपने शरीर से। हाँ, काफी सारी दवाएं हैं, अनेक प्रकार के पेन किलर्स होते हैं कि जिससे दर्द कम हो सकता है। फिर घुटने में कुछ खास तरह के इंजेक्शन आते हैं, वो इंजेक्शन दिए जाते हैं, उससे कुछ समय तक घुटने का लुब्रिकेशन बना रहता है, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। कुछ समय तक 3 महीने या 6 महीने तक पेशेंट को, और वो भी कुछ हद तक कुछ पेशेंट्स को उसकी रिलीफ मिलते, उसके यहाँ से रिलीफ मिलता है, सबको रिलीफ नहीं मिलता। ओके, एंड इंजेक्शन या दवा से मैं कहूंगा कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, थोड़ा वेट रिडक्शन, थोड़ा सा वॉकिंग की आदत, इन सारे मेथड्स से पेशेंट को काफी हद तक फायदा होगा। यस सर, एक नया जो सुनने में आया, वो भी हमने मीडिया में देखा है एज ए नॉर्मल पर्सन। वो लोग बोलते हैं कि आपका निकाल लेंगे, ब्लड निकालेंगे, उसमें से कुछ केमिकल निकालेंगे, वो डालेंगे घुटने के अंदर में, उससे नया कार्टिलेज बन जाएगा। ये कितना प्रभावशाली है? एक्सपेरिमेंटल फेज में है या प्रूव हो गया है कि ये प्रभावशाली है? उसके बारे में जरा बताइए। सर, जैसे कि आपने कहा, ये एक्सपेरिमेंटल फेज में है और ये प्रॉमिसिंग फील्ड है। मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले 10 से 15 सालों में शायद इसकी डेवलपमेंट इतनी हो जाए कि नी रिप्लेसमेंट की जरूरत कम हो जाए, या हो सकता है नी रिप्लेसमेंट का सर्जरी लोग भूल जाएं। लेकिन इस वक्त एट द मोमेंट ये मुमकिन नहीं है। एट द मोमेंट नी रिप्लेसमेंट ये एंड स्टेज आर्थराइटिस का टर्मिनल सॉल्यूशन है। यस सर, सो अब जिस टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उस टॉपिक पे आते हैं। सर, टोटल नी रिप्लेसमेंट आप लोग कब, वो ऑप्शन कब कंसीडर करते हैं कि टोटल नी रिप्लेसमेंट का अभी ये पेशेंट हैं, इनको टोटल नी रिप्लेसमेंट करना चाहिए, जरा उसके बारे में बताइए। टोटल नी रिप्लेसमेंट किस पेशेंट में करना है, ये डिस्कशन एक लंबे
डिस्कशन या चर्चा के बाद में होता है। इस चर्चा में शामिल होता है पेशेंट खुद, पेशेंट के क्लोज रिलेटिव्स और उनके डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट। जब पेशेंट फर्स्ट टाइम किसी डॉक्टर के पास आता है या ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास आता है, तो मैंने जैसे कहा कि फिजियोथेरेपी और मेडिसिन, पेन किलर्स, इन सब विकल्पों को परखा जाता है कि कहाँ तक ये इस पेशेंट में इफेक्टिव है और कितने समय तक ये दवाई दी गई है या फिजियोथेरेपी करी गई है। फिर एक समय ऐसा आ जाता है कि एक पर्टिकुलर पेशेंट में कि दवा काम नहीं कर रही, फिजियोथेरेपी से कोई खास फायदा नहीं हो रहा है और एक्सरे पे डेफिनेट आर्थराइटिस के चेंजेस दिख रहे हैं, डॉक्यूमेंटेड चेंजेस हैं। तो उस स्थिति में फिर आपके डॉक्टर आपसे डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि ऐसी स्थिति में लग रहा है कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी आपके लिए इस वक्त बेस्ट ऑप्शन है। इसके बाद भी अगर पेशेंट चाहें तो और थोड़ा ऑपरेशन डिले कर सकते हैं और 1 महीना 2 महीना फिजियोथेरेपी ले सकते हैं। और अल्टीमेटली एक पॉइंट आता है जब पेशेंट खुद कन्विंस हो जाता है कि नहीं, मुझे अभी सर्जरी करानी चाहिए। वो पॉइंट होता है कि तब हम सर्जरी के बारे में डिटेल बात करके उसका फॉर्मेलिटीज पूरी करें। जी, थैंक यू। आप लोग नी रिप्लेसमेंट में एक्चुअली करते क्या हैं? जो आप टोटल नी रिप्लेसमेंट करते तो एक्चुअली करते क्या है, जरा वो बताइए। ये नी रिप्लेसमेंट थोड़ा कंफ्यूजिंग टर्म है। लोगों को अक्सर लगता है कि नी रिप्लेसमेंट मतलब घुटना काट के निकाल देंगे, उसकी जगह एक बना बनाया रेडीमेड फैक्ट्री मेड घुटना आके लगा देंगे। ऐसा होता नहीं। इसका टेक्निकली करेक्ट टर्म होना चाहिए नी रीसर्फेसिंग सर्जरी। यानी ये जो घुटने का जो सरफेस है जो घिस घिस के डैमेज हो चुका है, ऊपर का जो ऊपर की परत है उसको हम स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से उसको निकालते हैं। घुटना वही रहता है, हड्डियां वही रहती है, 95 to 98% तक घुटना वही रहता है। सिर्फ उसका ऊपर का सरफेस जो डैमेज हुआ है, कार्टिलेज यानी जो गादी डैमेज हुई, उसको निकाला जाता है और उसकी जगह आर्टिफिशियल कंपोनेंट्स डाले जाते हैं। वो इस तरह से मेटेलिक कंपोनेंट्स होते हैं। दो मेटल्स के बीच में एक प्लास्टिक की गादी होती है जो नॉर्मल गादी का काम करती है और इन मेटेलिक कंपोनेंट्स को हड्डी में फिक्स करने के लिए एक खास तरह का सीमेंट यूज किया जाता है जिसे बोन सीमेंट कहते हैं। उस बोन सीमेंट की मदद से ये इम्प्लांट हड्डी में फिक्स किए जाते हैं और उसके बाद में फिर सर्जरी का मेन प्रिंसिपल तो यही है। उसके बाद में ऑपरेशन के बाद में भी फिजियोथेरेपी करनी पड़ती है। लगभग 2-1 महीने के बाद में पेशेंट हम कह सकते हैं कि अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल में आ गया है। थैंक यू सर। टीकेआर करने के पहले, मतलब नी रिप्लेसमेंट करने के पहले आप क्या क्या प्रिपरेशन करते हैं, क्या क्या तैयारी करते हैं पेशेंट के, क्या क्या तैयारी, क्या क्या देखते हैं ये होना चाहिए, ऐसा ऐसा करते हैं, जरा उसके बारे में बताइए। ओके, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी ये कोई इमरजेंसी ऑपरेशन तो है नहीं, तो इसे इलेक्टिव ऑपरेशन कहा जाता है। तो अपने पास ऑपरेशन के पहले तैयारी करने के लिए काफी सारा समय होता है। पेशेंट को ऑप्टिमाइज किया जाता है। ऑप्टिमाइज का मतलब यह है कि पेशेंट में अगर कोई मेडिकल इश्यूज हैं तो उसे ट्रीट किया जाता है। पेशेंट के सारे बेसिक ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं, ब्लड प्रेशर नापा जाता है, शुगर देखी जाती है, हीमोग्लोबिन देखा जाता है, पेशेंट का हार्ट ठीक से फंक्शन कर रहा है इसके लिए 2D एको, ECG जैसे सारे टेस्ट किए जाते हैं और ये सारे टेस्ट एक फिजिशियन रिव्यू करता है और फिर बताता है कि हाँ, ये पेशेंट ऑपरेशन के लिए फिट है। अगर मान लो कि किसी की शुगर ज्यादा है तो अपने पास समय होता है, ऑपरेशन को थोड़े दिन आगे पुश करके शुगर को कंट्रोल किया जाता है, उसी तरह से हीमोग्लोबिन को करेक्ट किया जाता है और ये सारी चीजें ऑप्टिमाइज करके पेशेंट की जब जनरल कंडीशन फिट हो तभी हम पेशेंट को ऑपरेशन के लिए पोस्ट कर सकते हैं, उसका ऑपरेशन प्लान कर सकते हैं। आजकल लोगों की लॉन्गेविटी बढ़ी हुई है, लोग ज़्यादा दिन तक लंबी उम्र लोग जिंदा रहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिन्होंने शुरू में कंसीडर नहीं किया टीकेआर, 70-75 इस उम्र में हो जाते हैं, तो फिर वो सोचते हैं चलो टीकेआर करवा लूँ, बहुत तकलीफ हो रही है। तो आप लोग किस उम्र तक कंसीडर करते हैं पेशेंट को, अगर वो फिजिकली फिट है कि टीकेआर कर सकते हैं? कोई उम्र की सीमा है या कभी भी कर सकते हैं? मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जिनके लिए ये ऑपरेशन किया जाता है, ये लगभग 60 to 70 इस दशक में होते हैं। लेकिन कई सारे पेशेंट्स होते हैं कि जो हमारे पास जब आते हैं तब उनकी उम्र 80 साल 82 साल होती है
और उनका घुटने की प्रॉब्लम है, कुछ सालों से चलती आ रही है, तो हम उन्हें ऑपरेशन डिनाई नहीं करते। उनकी मेडिकल कंडीशन जांच करके फिर उनको ऑपरेशन के लिए ले सकते हैं। ऊपर का एज लिमिट कोई नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को जिनसे हम लोग बात करते हैं, पेशेंट से उनको टीकेआर के बारे में बोलते हैं, तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं। उनका कहना है कि अरे दो चार उनको दिमाग में उदाहरण आ जाता है, एग्जाम्पल्स रहते हैं, बोलते हैं नहीं उसका सक्सेस नहीं हुआ, वो बहुत तकलीफ में है, ऐसा है वैसा है, ऐसा करके बात करते हैं। तो मुझे ये जानना था कि टीकेआर का सक्सेस रेट कितना है। जब आप लोग टीकेआर करते हैं, मान लीजिए आपने 100 टीकेआर किया, तो उसमें सक्सेस रेट कितना है, पेशेंट का सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है, जरा उसके बारे में बताइए। सर, इस सवाल का जवाब मैं थोड़ा डिटेल में देना चाहूंगा। टीकेआर या ऑपरेशन सक्सेसफुल बनाने के लिए कई सारे फैक्टर्स होने आवश्यक हैं। फैक्टर नंबर 1, पेशेंट को ऑप्टिमाइज किया जाना चाहिए। अगर पेशेंट को शुगर ज्यादा है तो कंट्रोल करनी ही चाहिए, वरना इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए पेशेंट का ऑप्टिमाइज करना फैक्टर नंबर 1। दूसरा फैक्टर है ये कि ऑपरेशन करने वाला जो सर्जन हो उसको इस बारे में जानकारी हो, एक्सपीरियंस हो। थर्ड, आप जो इम्प्लांट यूज करें ये बढ़िया क्वालिटी के इम्प्लांट्स होने चाहिए, जैसे कि टिपिकली इंपोर्टेड अमेरिकन मेड इम्प्लांट्स होते हैं आजकल जो यूज करते हैं। फोर्थ फैक्टर है कि जहां ये ऑपरेशन किया जाता है वो हॉस्पिटल या खास करके वो ऑपरेशन थिएटर वो बढ़िया होना चाहिए, स्टेट ऑफ द आर्ट होना चाहिए, जहां सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए। और पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी उस हॉस्पिटल में अच्छी तरह से होनी चाहिए। ये 5-6 फैक्टर जब साथ में मौजूद हों और बाद में ऑपरेशन के बाद प्रॉपरली फिजियोथेरेपी करें तो ही पेशेंट को सक्सेसफुल रिजल्ट आएगा। इन सारे फैक्टर्स में से कोई भी एक फैक्टर मिसिंग होगा, या सब कुछ तो ठीक है लेकिन इम्प्लांट हमने एकदम भद्दे क्वालिटी का यूज किया तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। सो इस ऑपरेशन का सक्सेस रेट जो आपने सवाल पूछा, वो अगर ये सारे फैक्टर सेटिस्फाई हो जाते हैं तो उसका सक्सेस रेट 97 to 98% है। इसका मतलब ये कि अगर हम 100 पेशेंट ऑपरेट करें तो उसमें से 97 या 98 लोगों को बिना कोई दिक्कत सक्सेसफुल रिजल्ट आ जाता है। 2-3 पेशेंट को फिर भी प्रॉब्लम हो सकता है। क्या प्रॉब्लम होता है कि कई को एक्सटेंडेड पेन होता है, 2 या 3 महीने के बाद भी पेशेंट को सूजन रहती है, पेन होता है, उनको चलने में थोड़ी दिक्कत होती है, और ऐसे पेशेंट्स को हम ज्यादा उन पर अटेंशन फोकस करते हैं, ज्यादा उनकी फिजियोथेरेपी कराते हैं ताकि उनको भी बाकी सारे पेशेंट्स की तरह नॉर्मल पे लाया जा सके। यस, तो एक बार फिर से हम आपको बता दें आप सभी लोगों को कि आज टॉक विद विवेक इस शो का 20th एपिसोड है, 20वां एपिसोड है, और आज का टॉपिक है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन जो कि शुरू से लेकर लास्ट तक जो भी इंफॉर्मेशन हो सकती है वो हम आपको प्रोवाइड करने का कोशिश कर रहे हैं। आज के हमारे स्पीकर है डॉक्टर विद्यानंद राउत। ही इज अ सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन, और पिछले 25 साल का एक्सपीरियंस है डॉक्टर साहब को। सो बात को आगे बढ़ाते हुए सर, अब ये बताइए कि नी रिप्लेसमेंट कितना सक्सेस रेट आपने बता दिया, कितना सुरक्षित है ये? ओके, सो सारे ऑप्टिमाइजिंग फैक्टर्स अगर सेटिस्फाई हो जाए, अच्छे हॉस्पिटल में हम ऑपरेशन करें, अच्छे एंटीबायोटिक्स ऑपरेशन के बाद में यूज करें, अच्छी प्रॉपरली फिजियोथेरेपी करें, तो इसका सक्सेस रेट जैसे मैंने कहा बहुत ही अच्छा है। जनरली किसी भी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम आता नहीं है। ऑपरेशन के दूसरे दिन ही पेशेंट को चलाया जाता है। हॉस्पिटल में जब पेशेंट होता है तभी उसकी फिजियोथेरेपी कराई जाती है। 2 या 3 दिन के बाद पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है। अगले 10-15 दिनों तक या 1.5 महीना तक फिजियोथेरेपी चला सकते हैं। जनरली 1.5-2 महीने के बाद में पेशेंट एकदम इंडिपेंडेंटली खुद से चलने लगता है। बहुत बढ़िया सर। टीकेआर के बाद में पेशेंट क्या क्या कर सकता है? यानी नॉर्मल एक्टिविटीज में कैटेगराइज कर देता हूँ। नॉर्मल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, पहाड़ वगैरह पे चढ़ना, खेती के मैदान में जाना, खेतों में जाना, मेड़ रहता है, नीचे ऊपर रहता है, और कुछ स्पोर्ट्स में जैसे लॉन टेनिस, बैडमिंटन, इस टाइप के कुछ, मतलब क्या कर सकता, क्या नहीं कर सकता, जरा उसके बारे में बताइए। ओके, नी रिप्लेसमेंट ये ऑपरेशन ही बनाया गया है एक डीजेनरेटिव प्रॉब्लम के लिए। यानी टिपिकली ये सारे पेशेंट्स होते हैं 60 साल के ऊपर के होते हैं। तो ऑपरेशन के बाद एक 60 साल का एवरेज नॉर्मल व्यक्ति जो सारे काम कर सकता है वो काम इस ऑपरेशन के बाद किए जा सकते हैं।
यानी कि पेशेंट क्या नहीं कर सकता है, मैं पहले बताता हूँ जी। पेशेंट फुटबॉल नहीं खेल सकता, पेशेंट मैराथन नहीं दौड़ सकता, क्योंकि ये सारे मतलब ये इम्प्लांट बनाया गया है, ये आर्टिफिशियल इम्प्लांट है। जैसे कि आप एक नई गाड़ी लेते हो और नई गाड़ी को आप संभाल के यूज करोगे तो उसका लाइफ अच्छा रहेगा, लेकिन आप उसको रफ रोड पे चलाओगे तो वो जल्दी खराब हो सकती है। सिमिलरली ये इम्प्लांट आप सोचिए कि एक मैकेनिकल डिवाइस है जो आपके घुटने में बिठाया गया है, और उसको 15 या 20 साल उसका जो भी लाइफ है उसको अच्छी तरह से बनाए रखने के लिए आपको ये केयर लेनी है। तो आप दौड़ के ट्रेन नहीं पकड़ सकते या बस नहीं पकड़ सकते। तो आप सोचेंगे मैं बोल रहा हूं कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो कर क्या सकते? नॉर्मल एक्टिविटीज जो पेशेंट कर सकता है, इस उम्र का पेशेंट, वो सारे कर सकते हैं। पेशेंट को अगर मार्केट जाना है, 2 या 3 किलोमीटर तक चलना है, इजीली चल सकता है। किचन में खड़े रह के 3 घंटे खाना बनाना है, हाँ बना सकता है। सीढ़ियां चढ़नी है, आजकल सब जगह लिफ्ट तो होती है, लेकिन अगर 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर तक जाना है तो बिना दिक्कत कोई भी सीढ़ी चढ़ या उतर सकता है। आपने स्पोर्ट्स की बात करी, जो लाइट स्पोर्ट्स हैं, लाइट आउटडोर स्पोर्ट्स है, जैसे कि टेबल टेनिस पेशेंट खेल सकता है। स्विमिंग तो इजीली कर सकता है। इनफैक्ट हम रिकमेंड करते हैं, स्विमिंग एक तरह का फिजियोथेरेपी है, इस ऑपरेशन के बाद किया जाना चाहिए। नॉर्मल वॉकिंग कर सकते हैं, लेकिन फास्ट रनिंग या जॉगिंग अवॉइड करना है, ताकि क्योंकि इम्पैक्ट ना आए और वो घुटना जल्दी डैमेज ना हो। ये सारे एक्टिविटीज पेशेंट कर सकता है। यस। इम्प्लांट, अभी जो उसकी बात करते हैं जो आप नी के अंदर डालते हैं, इम्प्लांट के बारे में जरा बताइए कि कितने प्रकार के इम्प्लांट होते हैं। कुछ इंपोर्टेड होते हैं, कुछ इंडियन होते हैं, दोनों में अगर डिफरेंस कुछ है क्या, कितने साल चलता है? अगर एक आदमी ने, किसी ने ऑपरेशन करवा दिया, लॉन्गेविटी जैसा मैंने बताया लंबी रहती है, मान लीजिए उसने 60-65 में करवा लिया ऑपरेशन और 100 तक चलना है, उसकी उम्र 100 तक जा रही है, 95 तक जा रही है, तो जरा इसके बारे में, इम्प्लांट के बारे में बताइए। कहने का मतलब ये है, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी आज से करीबन 40 साल पहले से की जा रही है। पहले वो इम्प्लांट जो आते थे वो प्रिमिटिव स्टेज में या एक्सपेरिमेंटल स्टेज में हुआ करते थे। फिर ओवर द इयर्स उनमें काफ़ी सारे डेवलपमेंट आ गए हैं, मतलब काफ़ी सारे मॉडिफिकेशंस आ गए हैं। एट द प्रेजेंट जनरेशन जो कंटेम्पररी इम्प्लांट्स हम यूज करते हैं वो टिपिकली इंपोर्टेड होते हैं। इंडियन इम्प्लांट्स भी होते हैं और वो भी काफी हद तक अच्छे हैं, लेकिन उनका लॉन्ग टर्म रिजल्ट हमें अभी तक पता नहीं चला है। इंपोर्टेड इम्प्लांट का टेस्टिंग प्रॉपरली हो चुका है और इतना हम गारंटी के साथ, ऑलमोस्ट गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ये इम्प्लांट 15 से 20 साल तक इजीली चलेगा। सो अगर हम किसी 65 साल के पेशेंट में हम ऑपरेट करते हैं तो हम सेफली कह सकते हैं कि ये लाइफ लॉन्ग चलेगा। ओके, जो इम्प्लांट यूज किए जाते हैं, कई सारे कंपनीज है, मैं इस वक्त कंपनीज का नाम नहीं लेना चाहता बिकॉज ये अपना जनरल प्रोग्राम है। तो ये इंपोर्टेड कंपनीज होते हैं। सारे कंपनीज के इम्प्लांट लगभग सिमिलर क्वालिटी के होते हैं, उनकी कॉस्टिंग भी सिमिलर होती है। उनमें टिपिकली जैसे मैंने बताया कंपोनेंट्स के 3 पार्ट होते हैं। एक ये ऊपर का पार्ट जो फीमर बोन पे फिक्स किया जाता है, ये नीचे का पार्ट मेटेलिक पार्ट जो इस बोन में, टिबिया बोन में फिक्स किया जाता है, और दोनों के बीच में ये जो सफेद रंग का प्लास्टिक जैसा पार्ट दिख रहा है, ये एक गादी का काम करता है। सबका ओवरऑल स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, और जैसे मैंने पहले कहा बोन सीमेंट की मदद से उसको फिक्स किया जाता है। जो मटेरियल से इस इम्प्लांट को बनाने में यूज हुआ है उसमें कई सारे प्रकार हैं। कोबाल्ट क्रोमियम करके अलॉय होता है जो सबसे कॉमनेस्ट है। फिर ये जो आप गोल्डन कलर देख रहे हैं, टाइटेनियम नाइट्राइड उसे कहा जाता है। फिर एक ब्लैक कलर होता है, ऑक्सीनियम होता है। ये सारे वेरिएशंस में ज्यादा फर्क नहीं है। थोड़ा सा कंपनीज अपना मार्केटिंग के लिए अलग अलग तरीके यूज करते हैं, थोड़ा थोड़ा अलग अलग चीजें लाते हैं, लेकिन पेशेंट्स को यह समझना चाहिए कि ये सारे इम्प्लांट लगभग इक्वली काम करते हैं और सारे अच्छा रिजल्ट देते हैं। थैंक यू सर। एक लोग डरते हैं कि इम्प्लांट वो जो अंदर में डाल रहे हैं स्टेनलेस स्टील या जो भी है वो कोबाल्ट क्रोमियम, इसमें जंग पकड़ लेगा, तो क्या जंग इसके बारे में बताइए। जैसे स्टेनलेस स्टील का तो इम्प्लांट ये होता नहीं है, इसलिए जंग पकड़ने का सवाल ही आता नहीं है। ये इम्प्लांट टेस्टेड होता है इन विट्रो
और इन विवो दोनों तरह का टेस्टिंग इसमें हो चुका होता है। तो ये बॉडी टिश्यू से रिएक्ट ही नहीं करता, जंग तो पकड़ता ही नहीं है और बॉडी इसे जनरली कभी रिजेक्ट भी नहीं करती है। यस सर, मतलब जंग नहीं पकड़ता है। जंग बिल्कुल नहीं पकड़ता है। ओके। अब बहुत सारे हॉस्पिटल्स क्लेम करते हैं, बहुत सारे सेंटर्स क्लेम करते हैं कि हम कंप्यूटर से करते हैं नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। बहुत दिनों से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं, सुनते हुए आ रहे हैं। तो एक तो रूटीन सर्जरी सब जगह हो रही है, एक कुछ होते हैं, कुछ लोग क्लेम करते हैं हमारे पास कंप्यूटर नेविगेशन है। दोनों में डिफरेंस क्या है और कुछ एडेड एडवांटेज है क्या उसमें, ऐसा कुछ इसके बारे में जरा बताइए। कंप्यूटर नेविगेशन, आजकल कंप्यूटर तो हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं और कंप्यूटर के बिना तो हमारे कोई भी काम होंगे ही नहीं। मोबाइल का मैन्युफैक्चर हो या पेन का मैन्युफैक्चर हो, उसमें भी कंप्यूटर का मदद कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे ली जाती है। जैसे ही इम्प्लांट्स के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया गया होता है। ऑलरेडी जब हम बॉक्स में से ये इम्प्लांट निकालते हैं तो इट इज मेड यूजिंग द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ, ड्यूरिंग सर्जरी जो हम बोन के कट्स लेते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, बोन को कट करके उस पर इम्प्लांट चढ़ाया जाता है, बिठाया जाता है। तो कंप्यूटर नेविगेशन ये ऐसी टेक्निक है, एडेड टेक्निक, जो सर्जन की सहूलियत के लिए है, पेशेंट की सहूलियत के लिए नहीं है। जस्ट फॉर एडेड कन्वीनियंस ऑफ द सर्जन कि हम बोन को एक्यूरेटली काट सके, वेरीफाई करें कि वो अच्छी तरह से प्रॉपरली जिस एंगल से चाहिए वो कट गया है, और उसके बाद में हम उसको इम्प्लांट फिट कर रहे हैं। तो कंप्यूटर नेविगेशन ये एक ऐसी टेक्निक या टेक्नोलॉजी है कि जिससे मार्जिनली इस ऑपरेशन की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। लेकिन ये कहना गलत होगा कि बगैर कंप्यूटर नेविगेशन के ये इनएक्यूरेट सर्जरी, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर जस्ट एक एडेड कन्वीनियंस के लिए है, सर्जन के लिए। कंप्यूटर कहने का मतलब ये है कि दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, नहीं, रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सिमिलर है। यस, ये डॉक्टर जो करता है उसके सुविधा के लिए है, उसकी सुविधा, कंप्यूटर नेविगेशन। हाँ, ये कहना चाहते हैं सर? यस, यस सर, यस, मैसेज मिल गया। एक आजकल कोई भी चीज में, हर जगह चिकित्सा के भी क्षेत्र में रोबोटिक का बड़ा इंपॉर्टेंस है। रोबोट से लोग समझते हैं एक आदमी से ज्यादा परफेक्ट रोबोट है। तो रोबोटिक टीकेआर का भी आजकल ऐसा सुनने में आ रहा है, उड़ती उड़ती खबर आती है। जरा इसके बारे में कुछ बताइए। ओके। मुझे मालूम था सर आप ये सवाल जरूर पूछेंगे, क्योंकि इस बारे में चर्चा तो होती ही रहती है आजकल। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट ये एक कंप्यूटर नेविगेशन का ही एक प्रकार है। इसमें होता क्या है कि एक मशीन होती है जो कंप्यूटर ऑपरेटेड होती है, उसमें एक अपना सॉफ्टवेयर होता है। वो ड्यूरिंग सर्जरी बोन के कट्स लेने को एक्चुअली सर्जन को मदद करती है। कंप्यूटर नेविगेशन जो मैंने पहले कहा, उसमें सिर्फ वो गाइड करती है कि हाँ बाबा यहां कट किया जाए। रोबोटिक नी सर्जरी में एक स्टेप आगे जाते हुए रोबोट हेल्प करता है बोन को एक्यूरेटली कट करने को। लेकिन ये मानना गलत होगा कि सब कुछ रोबोट ही कर रहा है तो सर्जन का वहां क्या काम है। ये उसका एक पैरेलल एग्जांपल मैं देता हूं। आजकल हम सारे ऑटोमेटिक कार्स चलाते हैं, तो काफी सारी चीजें उसमें ऑटोमेटिक है, क्लाइमेट कंट्रोल ऑटोमेटिक है, गियर ऑटोमेटिक है, वो हमें देखना नहीं पड़ता। लेकिन ड्राइवर की आवश्यकता तो है ही। और गाड़ी को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाना और अंदर बैठे पैसेंजर्स की सेफ्टी, ये प्राइमरीली ड्राइवर की जिम्मेदारी है। सिमिलरली रोबोटिक सर्जरी में भी रोबोट की मदद हम लेते हैं, लेकिन मेन काम और मेन जिम्मेदारी तो सर्जन की होती है कि ये ऑपरेशन सक्सेसफुली किया जा सके। तो मैन बिहाइंड द मशीन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द मशीन इट्सेल्फ। यस सर, सॉरी, थैंक यू। कुछ एक दो प्रश्न और है जो कि लोगों ने हमसे पूछा है कि घुटना मोड़ सकते कि नहीं मोड़ सकते, मोड़ सकते तो कितना मोड़ सकते। कुछ इम्प्लांट क्लेम करते हैं कि घुटना मोड़ सकते हैं। अगर मोड़ सकते हैं तो उसकी जो लॉन्गेविटी होती है, जैसे आपने बोला कि 2 दशक तक आराम से चलता है, तो उसमें कुछ फर्क आता है क्या? जरा इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सो जैसे लास्ट 40-45 सालों में इन इम्प्लांट्स में काफी सारे इनोवेशंस हुई हैं, डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो एक उसमें इनोवेशन ये भी हुई है कि सारे इम्प्लांट जो आजकल बनते हैं वो हाई फ्लेक्शन इम्प्लांट्स होते हैं। हाई फ्लेक्शन या हाई फ्लेक्स इम्प्लांट्स का मतलब ये होता है कि वो घुटने में ज्यादा बेंड हो सकते हैं। अगर मैं इसमें दिखाऊं तो इसमें इस तरह से वो बेंड होते हैं। तो इसका मतलब क्या ये है कि सारे पेशेंट एकदम घुटना पूरी तरह से मोड़ सकेंगे? तो नहीं है। ये दूसरे पेशेंट फैक्टर्स पे भी
डिपेंड करता है, क्योंकि अगर पेशेंट का जॉइंट अगर या पेशेंट की बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है, पेशेंट ओबीज है, मतलब थोड़ा सा वजन उनका ज्यादा है, मोटापा है, तो घुटना बेंड करने में दिक्कत हो सकती है। सारे पेशेंट्स 90 डिग्री यानी इतना घुटना जैसे हम और सर बैठे हैं उतना आराम से कर सकते हैं, आराम से उतना बेंड कर सकते हैं, यानी कुर्सी पे बैठना या लो चेयर पे बैठना ये सबके लिए पॉसिबल होता है। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो दुबले पतले होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, एक्टिव होते हैं, जिन्होंने योगा की होती है, उनमें हम इससे भी एक स्टेप आगे जा सकते हैं। वो नीचे बैठ सकते हैं और क्रॉस लेग यानी जमीन पे बैठ सकते हैं। ये सारे पेशेंट्स में पॉसिबल नहीं होता है, लगभग 30 to 40% पेशेंट्स में ये पॉसिबल है। थैंक यू सर। लास्ट का भी हम लोगों ने सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए, इसके अलावा कुछ आप और ऐड करना चाहते हैं हमारे दर्शकों के लिए? अंत में सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा कि अंत में सर टेक होम मैसेज ले लेते हैं। आप हमारे दर्शकों को टेक होम मैसेज, आज की जो लब्बो लुबाब है, जो भी आज का जो हमारा सार संदर्भ या कंसाइज वे में जो भी हमने डिस्कस किया, उसको जरा हमारे दर्शकों को टेक होम मैसेज जरा प्लीज दे दीजिए। ओके, मैं यही कहना चाहूंगा कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में अवेयरनेस सबको होनी चाहिए, मालूम होना चाहिए कि ये एक विकल्प अवेलेबल है, कि जिनको भी घुटने का काफी सारा तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, उनमें ये ऑप्शन एज अ लास्ट ऑप्शन अवेलेबल है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर पेशेंट में हम इसे कंसीडर करें, लेकिन हमारे आर्मामेंटेरियम में ये एक ऑप्शन अवेलेबल है, ये हमें मालूम होना चाहिए। आजकल ये काफी हॉस्पिटल्स में किया जाता है, काफी सारे सर्जन्स पूरे इंडिया में इसके बारे में ट्रेंड हैं, और इम्प्लांट इजीली आजकल अवेलेबल है। कॉस्ट भी इतनी सारी बढ़ी नहीं है जैसे पहले होती थी, आजकल कॉस्ट भी कम हो गई है। तो इसका लाभ हमें लेना चाहिए। अगर आपकी जो तकलीफ है वो फिजियोथेरेपी, वेट रिडक्शन, पेन किलर, इनके सहायता से कम नहीं हो रही है, तो इस ऑपरेशन का लाभ आपको लेना चाहिए और आपके डॉक्टर से इसको डिस्कस करना चाहिए, ताकि ये जान लिया जा सके कि आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है या नहीं। थैंक यू सर। तो मित्रों, आज ये टॉक विद विवेक का 20th एपिसोड था, 20वां एपिसोड था। आज का टॉपिक था नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन। आज क्वेश्चन आंसर के रूप में हमारे साथ सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक नी रिप्लेसमेंट एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर विद्यानंद राउत सर हमारे साथ थे, जो कि काफी प्रख्यात और लब्ध प्रतिष्ठित नी रिप्लेसमेंट सर्जन और हिप रिप्लेसमेंट सर्जन है। और पिछले 25 सालों का डॉक्टर साहब को एक्सपीरियंस है, जो मतलब 1/4 ऑफ ए सेंचुरी। तो हमारे साथ सर आपने अपने जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर किया, हमारे दर्शकों को आपने जानकारी दिया, और उससे हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को फायदा होगा। और इसके साथ सर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ आए और हमारे दर्शकों को लाभान्वित किया। और आप सभी लोगों से हम इसके साथ ही धन्यवाद देते हैं। इसको जरूर सुनिएगा, देखिएगा। ये YouTube और Facebook दोनों पर अवेलेबल रहेगी, टॉक विद विवेक के नाम से रहेगा। और इसके साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, थैंक यू।